हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 मिशन 240 में आज हम डे फिफ्थ देखेंगे। आज फिफ्थ डे का ये करेंगे क्वेश्चन। तो इसमें 25 क्वेश्चंस आपके होंगे। फर्स्ट, the provisions of the fifth schedule of the Constitution of India shall not apply to the administration and control of scheduled area and scheduled tribes in। देखो, हमारा जो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो आपके ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है। लेकिन उस ट्राइबल एरिया में फोर स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें यानी कि जहां आपके ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, तो वो एरिया में आपका SC ST वाला जो सिक्स्थ शेड्यूल है, तो उस जो स्पेशल फोर हैं आपके आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये चार में जो है वो सिक्स्थ शेड्यूल लागू होते हैं। तो इसमें सिक्स्थ शेड्यूल यहाँ जो है सिक्स्थ शेड्यूल लागू होंगे। तो जब सिक्स्थ शेड्यूल लागू होंगे तो फिफ्थ शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिफ्थ शेड्यूल एप्लीकेबल आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बहुत सारे स्टेट्स में होंगे। तो ये और नहीं होगा, तो 2 और 3 आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दयानंद आइडिया ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। दयानंद मीन्स है कि दयानंद सरस्वती, ठीक है। जो दयानंद सरस्वती, वो उन्होंने जो है कि सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखा और आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज में जो है देखो बहुत सारे जो ट्रेडर्स क्लास लास्ट वाले हमने फोर्थ में देखा, उसमें भी इनसे क्वेश्चन था। तो दयानंद रिफॉर्म envisaged a social order where different castes performed functions suitable to their status determined by merit। देखो, जो दयानंद सरस्वती का था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो जो ये वेदा है, वैदिक चीजों पे वो जोर देते थे कि जो वेदों में है वो ऑथेंटिक है इनके अनुसार। तो वेदों में क्या कहा गया था कि एक तरह से सोशल ऑर्डर जो है मेरिट के आधार पर डिटरमाइन होना चाहिए। जैसे आप बहुत सारे वेदों में देखो कि जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय के रूप में बिहेव कर रहा है। जैसे आचार्य द्रोण, मान के चलो ब्राह्मण है, क्षत्रिय की तरह भूमिका निभा रहे हैं। परशुराम ब्राह्मण है, क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं। कुछ देखोगे कि क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण की भूमिका निभा रहे हैं, जैसे आप विश्वामित्र को देखते हो। तो वेदों में जो है कि मेरिट के आधार पर कि जो करते हो, महाभारत में देखो कर्ण ऑब्वियसली आज वो क्षत्रिय एक छत्रानी से पैदा होता है, लेकिन यदि देखा जाए तो वो शूद्र है। लेकिन फिर भी आपका क्या है, क्षत्रियों के साथ फाइट करता है। तो ये होना चाहिए मेरिट के आधार पर, तो दयानंद ये मानते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दयानंद रोबस्ट वैदिक काउंटर पार्ट चैलेंज्ड द मैस्कुलाइन वेस्ट दैट हैड इंस्लेव्ड द आर्यवर्त। तो कह रहा है कि दयानंद सरस्वती ने जो है रोबस्ट वैदिक काउंटर पार्ट यानी कि जो ये जो है चैलेंज्ड मैस्कुलाइन वेस्ट एंड दैट हैड इंस्लेव्ड द आर्यवर्त। तो जो इंडिया को एक तरह से मैस्कुलाइन नेचर के को दिखाते हुए वो हमारे यहाँ जो कब्जा कर लिए थे, जो हमारे ऊपर सत्ता ये पे काबिज थे, तो दयानंद सरस्वती ने जो है इसका ये काउंटर दिया, ठीक है। तो उन्होंने वेदों से इस चीज का दिया, यस हम जो है रूल होने के लिए नहीं, हम पर रूल होने के लिए हम नहीं है, हम अपना डिफेंड करने के लिए हमारे पास पावर है। और वेदों में भी इसका जिक्र है। जैसे आप देखोगे तिलक जी ने आर्टिकल लिखा तो रैंड का हत्या चापेकर ब्रदर्स ने कर दिया। तो जो है कि हमारे वेद में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस चीज को दिखाता है। तो सी इसका बोथ 1 और 2 करेक्ट है। थर्ड है, implementing agreement on submarine rescue support and cooperation was signed in January 2021 between the navies of India and। तो ये देखो पार्टिकुलरली है जो जनवरी 2021 में जो साइन किया गया, तो इंडिया और सिंगापुर, ये करेंट क्या आपका है, यस आप जान रहे हो, दैट्स फाइन, जानना आपको चाहिए। जो भी है जनवरी से जून तक का प्रॉपर तरीका से। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रहा कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945, नो, ये आपका 1971 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये आपका 1971 में इस्टेब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर जो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। लेकिन इसकी मीटिंग जो एनुअल मीटिंग जो होती है वो डावोस में होती है, अभी जो वर्तमान में डावोस में होता है। इट इज एन इंटरनेशनल एनजीओ, यस ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन
of the following statements is correct? Both boiling and evaporation are surface phenomena. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। देखो, बॉइलिंग जो है आपका बल्क फेनोमेना, बॉइलिंग जो होता है तो पूरे वाटर आप देखोगे कि वो बॉयल होता है। इनफैक्ट नीचे से जब आप उसमें एनर्जी देते हो, जब हीट देते हो, तो देखो कि नीचे से पानी ऊपर आता है, तो वो बल्क फेनोमेना पूरे में होता है। लेकिन इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फेनोमेना है, तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, बॉइलिंग इज अ सरफेस फेनोमेना बट इवेपोरेशन इज बल्क। नो, ये रिवर्स इसका है। बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन इज बल्क फेनोमेना। नो, बॉइलिंग इज बल्क फेनोमेना बट इवेपोरेशन इज सरफेस फेनोमेना। इवेपोरेशन जो है सरफेस पर होता है। इस वजह से देखोगे कि गर्मियों वगैरह के मौसम में तालाब वगैरह में जो है वो पानी इवेपोरेट होते रहता है, समुद्र से रेगुलर रूप से इवेपोरेट होते रहता है। और इनफैक्ट जितना अधिक सरफेस एरिया विंड होगा, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ये सब जो है वो इवेपोरेशन को बढ़ाता है। ज्यादा यदि सरफेस एरिया बड़ा है तो अधिक इवेपोरेशन होगा, आपका विंड वेलोसिटी ज्यादा है तो अधिक इवेपोरेशन होगा, टेम्परेचर अधिक है अधिक इवेपोरेशन होगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रेगुलरली न्यूज में रहता है। इसकी मीटिंग वगैरह जब होते रहती है तो पाकिस्तान जो है उसको ये रहता है कि हम ब्लैक लिस्ट में उसको डाला जाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो करेक्ट कौन का रहा? इट इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। यस, सही है, बिल्कुल सही है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1989 बाय ग्रुप ऑफ 7 G7 समिट। यानी कि G7 समिट, देखो वो पहले G7 समिट था, फिर G8 समिट हो गया था, फिर G7 है, तो उनके द्वारा किया गया। ठीक है, फर्स्ट जो है, ये थर्ड जो है, इट ऑफिशियली रिलीजेज ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट नेमिंग द प्रोमोटर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग नेशंस। देखो, फर्स्ट इंस्टेंस में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सही है, ये करेक्ट आपको लगेगा ऐसा। लेकिन ये जो है क्या है कि एक्चुअली ये वाला जो आपका है ये गलत है, ये अनऑफिशियली है। उसको ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट अनऑफिशियली कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, अनऑफिशियल नेम उसका है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइसेस। तो देखो ये यस, जो रियल जीडीपी होता है, रियल जीडीपी में है आपका जो इन्फ्लेशन वगैरह है जो है वो उस चीज को नहीं कंसीडर करोगे। इन्फ्लेशन वगैरह यदि आप कंसीडर कर लोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। जस्ट इमेजिन करो कि प्राइस ये आपका जो प्रोडक्शन रहा सेम रहा और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा तो क्या है, लगेगा कि जीडीपी तो बहुत ज्यादा है लेकिन रियल में नहीं है। तो वो ये स्टेटमेंट सही है। रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइस। यस, कॉमन प्राइस लेंगे एक ही, आप हर बार प्राइस इन्फ्लेट कर दोगे तो फिर रियल पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, potential GDP is the real GDP that the economy would produce if its resources were fully employed। यस, ये सही है। देखो क्या है, पोटेंशियली मान के चलो ना आप एग्जाम दे रहे हो, तो पोटेंशियली आपको लगेगा कि यस मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इस अनुसार क्वेश्चन आएगा तो मेरे 160 मार्क्स आ जाएंगे। तो क्या पोटेंशियली आप ये कर रहे हो, लेकिन जब एग्जाम में देखे क्वेश्चन टफ आ गया या इजी आ गया तो थोड़ा ज्यादा आ गया। तो इसमें क्या है कि पोटेंशियल यानी कि जो संभाव्य है, तो वो ये है रियल जीडीपी। और सा रियल जीडीपी है इकोनॉमी वुड प्रोड्यूस इफ रिसोर्सेस वेयर फुली एम्प्लॉयड। जितने रिसोर्सेस हमने एलोकेट किए हैं वो फुल रूप से यूज हो जाए, तो बी सही है। नेक्स्ट है, नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर एट कांस्टेंट प्राइस। नो, कांस्टेंट प्राइस में आप ये तो ये वाला है ना, रियल जीडीपी आ जाएगा। तो ये नॉमिनल जीडीपी जो होता है आप ईयर टू ईयर ये करते हो, तो थर्ड सी गलत हो गया। नेक्स्ट डी, रियल जीडीपी पर कैपिटा इज द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। यस, ये सही है, तो सी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा, द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर अवेलेबिलिटी रिजल्ट इन। देखो क्या होता है मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न, यानी कि जो नौकरियां होती है तो डिफरेंट नौकरी में डिफरेंट
स्किल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा में आप वर्क करोगे तो कोई एक तरह से स्किल की जरूरत नहीं है, बस ये है जो भी है मिट्टी गारे उठाओ और चलो। लेकिन आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होना चाहते हो तो डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर होगा। एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो डिफरेंट स्किल रिक्वायरमेंट होगा। वेदर फोरकास्टिंग आप करना चाहते हो डिफरेंट स्किल रिक्वायरमेंट होगा। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हो डिफरेंट स्किल रिक्वायरमेंट होगा। आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हो तो डिफरेंट स्किल रिक्वायरमेंट होगा। तो जो ये स्किल रिक्वायरमेंट जो है और जो वर्कर्स के पास स्किल है, वो जो मिसमैच होता है उससे जो जनरेशन होता है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। देखो दिस इज द आयरनी की आज की डेट में हम ये कहते हैं ना कि जॉब की कमी है, लेकिन इंडस्ट्री कहती है टैलेंट की कमी है। जॉब तो हमारे पास है लेकिन टैलेंट की कमी है। इस वजह से देखोगे कि जिनके पास टैलेंटेड है, जैसे मैं बैंगलोर में जाता हूँ, बीच बीच में जाता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं बीच बीच में जॉब स्विच करते रहते हैं प्राइवेट में। तो क्या है कि यस आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप जाएंगे। तो आपके पास स्किल होता है तो आपको पैसे, सपोज आप 10 लाख पर सीटीसी पे वर्क कर रहे हो, आपके पास स्किल आ गया। गवर्नमेंट में क्या है कि आप 10 से 20 तुरंत नहीं शिफ्ट करोगे पैकेज में, लेकिन प्राइवेट में क्या है, स्किल आपके पास है, इंडस्ट्री देने के लिए तैयार है। 10 से आप 30 डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन यू हैव टू शो द स्किल। तो ये जो स्किल का गैप होता है उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है कि जो यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबरर इज जीरो। यानी कि एग्रीकल्चर में ये जनरली देखा जाता है कि सपोज 6 पर्सन हैं वर्क कर रहे हैं किसी फील्ड में, अब 6 से 2 एक्स्ट्रा आ गए, 8 आ गए, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। तो यानी कि 2 जो एक्स्ट्रा लेबरर हैं उनका तो प्रोडक्टिविटी जीरो है, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ 2 लेबरर्स जो है वो जीरो है। अल्टर्ड ये तो अल्टर्ड एक तरह से यह स्पेशल कोई है नहीं, ठीक है ना। साइक्लिकल, साइक्लिकल जो होता है कि क्या है, बिजनेस से कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो जब बूम कर रहा हो तो फिर उसमें आपको अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और यदि बिजनेस बुरे में चल रहा है तो कम एम्प्लॉय मतलब सॉरी यस हाँ बूम में चल रहा है तो अधिक एम्प्लॉयमेंट होगा, और गर्त में चल रहा है तो वो कम होगा। तो ये आपका हो गया, तो इसमें ए आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है रिगार्डिंग द आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट कैन ग्रांट लोन्स टू एनी कंट्री। नो, ये मेंबर्स को ही ग्रांट करेगा, कि जो इसके मेंबर्स हैं उन्हीं को करेगा। इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली डेवलप्ड कंट्री। नो, इट ग्रांट्स लोन टू ओनली मेंबर कंट्री। यस, इट कैन ग्रांट लोन्स टू द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। नो, सिर्फ ये है गवर्नमेंट को, मेंबर कंट्री को। ये जो होते हैं गवर्नर जो होते हैं वो वहां जाते हैं मीटिंग्स वगैरह में, लेकिन वो सेंट्रल बैंक को नहीं, वो कंट्री को भेज देता है। तो इसका सी है। नेक्स्ट कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। तो 17 जो होता है प्रोरोगेशन पे नहीं लैप्स होता है, यस जब डिजोल्व हो जाता है तब आपका लैप्स होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा which has not been passed by Lok Sabha shall not lapse on dissolution of Lok Sabha। देखो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो परमानेंट चैम्बर है, लेकिन राज्यसभा जो परमानेंट चैम्बर है और लोकसभा जो है हर 5 इयर्स में, यदि फुल टर्म पूरा किया तो 5 इयर्स, अदरवाइज हमने देखा है कि पहले भी वो डिजोल्व हुए हैं। तो यदि आपके राज्यसभा के पास बिल पड़ा हुआ है लेकिन वो लोकसभा से पास अभी तक नहीं हुआ है, तब वो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, यदि लोकसभा से पास हो गया हुआ होता तब राज्यसभा में पेंडिंग होता तो वो लैप्स हो जाता और फिर से नए सिरे से उसको प्रेजेंट करना पड़ता। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट का रहा है ग्लास। तो ग्लास क्या है, ये आपका मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। ग्लास क्या है, लिक्विड है, कोलॉइड है, नो, नन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड है। तो ये इसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली नोन एज वर्ल्ड्स आइटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी ये विदिन विदिन, ठीक है, विदिन द यूनाइटेड नेशन फैमिली। तो देखो आईएमएफ को आइटम ऑफ पीस ऑफ डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, यूएनएससी यस पीस स्टेब्लिश करने में है, यूएनडीपी डेवलपमेंट करने में आपका है, डेवलपमेंट जो है आपका पैरामीटर्स को डिसाइड करने में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट पार्टिकुलरली हम कर सकते हैं। तो जो आईएईए है, फिर से देखो जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान का टॉक था वो कैंसिल कर दिया था। अब जो बाइडन आए हैं तो कहीं ना कहीं ईरान न्यूक्लियर टॉक्स फिर से होने का संभावना दिख रहा है। प्लस ईरान में अभी सत्ता चेंज हुआ है, तो इन सारे चीजों को देखते हुए ये वाला इंपॉर्टेंट
आपके पास हो जाता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रेड सैंडर्स। तो रेड सैंडर्स के संबंध में कह रहा कि इंडिया परमिट्स इट्स एक्सपोर्ट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्टीवेटेड लैंड। यस, इनफैक्ट देखोगे कि हम जो बंबू है, बंबू का भी आपका कुछ दिन पहले चर्चा में था कि बंबू जो है एक तरह से नॉर्थ ईस्ट एरिया में पर्टिकुलरली जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत अहम भूमिका अदा करता है। बंबू से बहुत सारे आइटम बन सकते हैं और इनफैक्ट जो हम देखते हैं आज की डेट में जो प्लास्टिक वगैरह इतना ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है इन्वायरमेंट के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी, तो बंबू एक तरह से अल्टरनेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चेयर लेते हैं तो वो प्लास्टिक का होता है और डिफरेंट आइटम्स वगैरह जो होते हैं डेली यूज के वस्तुएं, तो उसको क्या है बंबू से भी आप बना सकते हो और बंबू का भी तो उसी प्रकार जैसे तो है बंबू में क्या है कि आप खेत में यदि लगा रहे हो तो उसको जंगल वाले को नहीं आप ये यूज कर सकते हो उस ढंग से, लेकिन खेत में अपना लगा रहे हो तो उसको यूज करोगे। सेम सिचुएशन इसमें है। इंडिया परमिट्स इट्स एक्सपोर्ट इफ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कल्टीवेटेड लैंड। यस, कल्टीवेटेड लैंड में आपने लगाया है जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार जंगल में है तो उसको आप यूज नहीं कर सकते हो, काट नहीं सकते हो, एक्सपोर्ट नहीं उस ढंग से कर सकते हो। लेकिन यदि आपने अपने लैंड में लगाया है तो उसको कर सकते हो। इट इज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज इन वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। यस, ये भी सही है। जो भी जैसे जैसे अपेंडिक्स 1 2 ये सब में यदि करते हो तो आपके पास प्रोटेक्शन मैक्सिमम होता है। तो ये इसका शी 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट आपका 14 है, Westerlies in southern hemisphere are stronger and persistent than in northern hemisphere. Why? Southern hemisphere has less land mass as compared to northern hemisphere. Yes, ये स्टेटमेंट सही है। कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नहीं, जो कोरियोलिस फोर्स है वो पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है। तो ये जो रोटेशन के कारण होता है इक्वेटर पे ये जीरो होता है और एंगल के जो आपका यानी कि जो लैटिट्यूड है अक्षांश उसके जो हैं वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि ध्रुवों पे ज्यादा होते हैं और इक्वेटर पे ये जीरो होता है। इक्वेटर से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ता जाता है। तो ये जो होता है इसमें ये ज्यादा कम वाली बात ये नहीं है, ठीक है। तो सेकंड आपका गलत हो गया, फर्स्ट ओनली सही है। नेक्स्ट का रहा एक्सचेंज रेट्स स्टेट द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज करेक्ट। देखो एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जो कितने रुपये और कितने बराबर एक डॉलर होगा। तो देखा जाए तो हमारा रुपया जो है ग्रेजुअली डिवैल्यू हो रहा है, मीन्स इसका डिप्रिसिएट हो रहा है वैल्यू। जो एक तरह से डिवैल्यूएशन का मतलब है कि गवर्नमेंट करती है तब उसको डिवैल्यू कहते हैं और मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी कि रूपी कंटिन्यूअसली डेप्रिसिएट हो रहा है। लास्ट जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 1991 में जो ये हमारी क्राइसिस चल रही थी उस समय किया गया था, डिवैल्यू किया गया था, लेकिन उसके बाद डेप्रिसिएशन ये चल रहा है। तो ग्रेजुअली देखो एक टाइम था मान के चलो कि 6-7 रुपी बराबर एक डॉलर था, आज आपके पास 70 प्लस ये हो चुका है। तो इसका कारण है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, विच टाइप ऑफ कमोडिटी यू आर प्रोड्यूसिंग। इन्फ्लेशन इसमें जो होता है एक वन ऑफ द महत्व ये जो अहम भूमिका अदा करता है। तो कह रहा है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आर द रेट्स इन विच द गवर्नमेंट इंटरफेयर बाय बाइंग और सेलिंग देयर करेंसी। नो, ये फ्लोटिंग में होता है, मार्केट डिटरमाइन करता है डिमांड और सप्लाई। लेकिन ये जो आपका फ्लोटिंग है वो सरकार नहीं करेगी। सरकार जो करती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में करती है, सरकार डिसाइड करती है कि उसको क्या करना है। तो ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आर रेट सेट बाय गवर्नमेंट डिसीजंस एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट एक्शन। यस, ये सही है। पहले जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जब इंडिया फिक्स एक्सचेंज रेट ये करता था, आज के डेट में हम पेज्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं कि अदरवाइज नॉर्मल टाइम में है सरकार ये छोड़ती है कि यस मार्केट डिसाइड करेगी, लेकिन यदि बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है तो आरबीआई में इंटरफेयर करती है, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही होता है और आज हमारे पास अच्छा खासा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो ये जो है कि फिक्स एक्सचेंज रेट यस गवर्नमेंट फिक्स करती है। अंडर द ब्रेटन वुड सिस्टम द एक्सचेंज रेट आर फ्लोटेड इन टर्म्स ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ प्राइस ऑफ गोल्ड। नो, ये जो है प्राइस ऑफ डॉलर के ये टर्म में होता था ब्रेटन वुड सिस्टम में, लेकिन आज की डेट में ये आपका फ्लोटिंग में आ गया। बास्केट ये जो है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है अंडर द क्लासिकल, तो इसमें क्या होगा कि ये डॉलर के टर्म में।
अंडर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड द एक्सचेंज रेट आर फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ डॉलर। नहीं, यहाँ जो होता है गोल्ड, तो ये दोनों जो है इंटरचेंज हो गया है, ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज हो गया है, तो बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज। देखो क्या है कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर यदि कर रही है, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रही है, मान के चलो ना कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर कर रही है, या फिर जो इंडस्ट्री कंड्यूसिव की इंडस्ट्री को उसको से प्रमोशन मिल रहा है, उसके कारण जो है इंडस्ट्री भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। मीन्स इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यदि बढ़ रहा है तो उसको क्राउडिंग आउट कहते हैं, यानी निजी निवेश का जो है बहिर्गमन कि वो बढ़ रहा है तो क्राउडिंग आउट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशनल है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ना कि ये स्टूडेंट मेजर सर्टेन लेंथ्स यूजिंग अ मीटर स्केल हैविंग लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 mm, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज मोर प्रिसाइज। मोर प्रिसाइज का मतलब देखो क्या है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 mm मिलीमीटर। इसका मतलब मिलीमीटर तक यदि ये एक्यूरेसी है तो सबसे ज्यादा किसमें, अब देखो 0.5 mm, इसका मतलब 1 mm का हाफ है, तो ये mm तक एक्यूरेसी देता है, तो इसमें तो सही एक्यूरेसी नहीं देगा। 29.07 सेंटीमीटर, तो देखो ये आपका 29 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन ये 0.07 है, इसका मतलब है कि इधर वाला पार्ट जो है 1 mm से कम है। ये देखो 925 ये जो है, तो इसका मतलब 0.925 मीटर, इसका मतलब 925 mm, तो ये देखो mm के फुल में है, इधर देखो mm में डेसिमल में चला गया है, तो डेसिमल में mm से छोटा ये मेजरमेंट नहीं सही से कर पाएगा। अब ये 910 mm जो है, ठीक है ना, तो ये 910 mm जो है, अब देखो ये 925 mm और ये सॉरी इसमें जो है ये एक अनुसार ना ये दोनों मोर और लेस ये सही देगा, ठीक है ना, ठीक है, तो ये मोर और लेस इनफैक्ट यदि इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो आपके कॉन्ट्राडिक्टरी है, अदरवाइज इसमें ये चेंज कर लो, ठीक है ना, ये कर लो आप 0.9, ठीक है ना, 0.910 mm कर लो, अदरवाइज ये दोनों में इक्वली आपका ये होगा, ठीक है ना। ये यदि आप 910 mm करोगे, क्योंकि इसको यदि हम करते हैं तो 925 mm हो जाता है, ठीक है, तो 925 mm हो जाता है, तो इसमें आपको ये कर लो 0.910 mm, ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यदि हम इसको कर लेते हैं तो फिर दोनों आपका मोर और लेस ये सेम देगा, लेकिन यदि आज से भी 910 mm रख रहे हो, ठीक है ना, तो ये देखो ये मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म में है, ठीक है ना, यदि 925 मीटर है तो ये लिटिल बिट मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म में है, ठीक है, तो सी। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947 वाज अपॉइंटेड बाय। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया में वो उस समय गवर्नर जनरल के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लान बाल्कन, तो प्लान बाल्कन का मतलब है कि वो ब्रेक ब्रेक करना है, जो ये प्लान डिवाइस्ड बाय माउंटबेटन टू ट्रांसफर पावर्स टू सेपरेट प्रोविंसेस और कन्फेडरेशन of provinces, with the Bengal and Punjab assemblies being given the options to vote for partition of their provinces। यानी बंगाल और जो पंजाब थे उसमें से डिवीजन करने का था कि वोट करके जो उसके असेंबली में, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपका सही है। यदि हम भी देखते हैं द प्लान डिवाइड बाय पैट्रिक लॉरेंस, नो, टू गिव ऑटोनॉमी टू इंडियन प्रिंसेस एंड, नो, अ प्लान डिवाइज्ड बाय द मुस्लिम लीग, नो, अ प्लान डिवाइज्ड बाय माउंटबेटन टू अलाउ इंडियन प्रिंसेस, नहीं, ये इंडियन प्रिंसेस से संबंधित नहीं था, वो उससे था कि जो इंडिया और पाकिस्तान बनना है उससे संबंधित था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इन इंडिया what is the percentage of people approximately considered to be migrants that is now settled in a place different from their previous रेसिडेंस, तो ये 35%। अब देखो क्या होता है कि मान के चलो कि कोई वन आइदर क्या होता है, रूरल टू रूरल हो सकता है कि एक जगह रह रहे हैं, जो माइग्रेशन होता है किस लिए होता है, क्या होता है, टू फैक्टर होता है, आइदर पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब है कि वहां समस्याएं हैं तो उसके कारण लोग वहां से भाग रहे हैं, और पुल फैक्टर का मतलब है कि किसी जगह अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो वो वहां आ रहे हैं, तो ये 35%।
नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेमस टेक्स्ट ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। तो विष्णु शर्मा कह रहा है इट इज फिलोसफिकल टेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग द डिबेट्स ऑफ द टाइम्स एंड रिफ्यूटिंग राइवल पोजीशन। नो, ये डिबेट डिस्कशन नहीं करता है उस ढंग से कि डिबेट करके दूसरे को गलत साबित करना है। इट इज अ टेक्स्ट असरिंग इन लिंग्विस्टिक एज ए फॉर्मल साइंस। नो, ये भाषा विज्ञान को ऐसा नहीं करता। इट इज अ टेक्स्ट डिस्कसिंग डेवलपमेंट इन वेरियस स्फेयर्स ऑफ नेचुरल साइंस। नो, इट इज अ टेक्स्ट शोइंग, ये थ्रू होगा, ठीक है ना, थ्रू थ्रू इलस्ट्रेशन व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन। तो देखोगे पंचतंत्र में जो है कहानियां हैं जंगल वगैरह के, एनिमल बीइंग्स के। कहते हैं कि एक राजा के मूर्ख पुत्र जो है मूर्ख हुआ करते थे। तो विष्णु शर्मा जी को अपॉइंट किया कि इनको जो है इन बेवकूफों को थोड़ा सा टैलेंट आप दें, ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो ये लोग सत्ता को संभालने के काबिल हो जाएं, नहीं तो इतने मूर्ख हैं कि कुछ कर नहीं सकते हैं। तो विष्णु शर्मा ने बोला कि इतने ढिमाट हैं कि इनको सही से प्रॉपर तरीका से समझाएंगे तो समझेंगे नहीं। तो कहानी के फॉर्म में उनको समझाने लगे। व्हाट्सोएवर इज द स्टोरी जो भी है, तो उसके अनुसार है कि वो स्टोरी के थ्रू नीति शास्त्र चीजों को कि क्या करना चाहिए, जैसे कौवा मैना ये सब के थ्रू जो है उनको समझाते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा है कि जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। देखो जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन 8000 से 12000 मीटर के दूरी पे ये ऊंचाई पे ये उड़ते हैं। उसके ये कारण क्या है कि फर्स्ट देयर इज नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। सही है, इनफैक्ट क्लाउड वगैरह ये होगा तो जो फ्रिक्शन वगैरह ज्यादा उसमें होगा तो वायुयान का उतना स्पीड नहीं हो पाएगा। क्लियर स्काई रहेगा तो फिर ज्यादा अच्छा होगा। देयर इज नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। यह सही है, तो वहाँ हिंड्रेंस कम होता है। तो ये सी आपका बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है 23, the asset or assets that borrower plays in order to guarantee repayment of a loan is called। तो देखो कोई भी आपने मान के चलो कि कहीं से लोन लिया, कोई भी डायरेक्ट जो है कुछ जो है लोन दिया जाता है कि कोई भी आप मॉर्टगेज कुछ भी नहीं रखो। एक होता है तो उसको कोलेटरल फ्री लोन कहते हैं कि कुछ भी जरूरत नहीं, जैसे स्टूडेंट लोन है सपोज अप टू 4 लाख, तो वो दिया जाएगा कोलेटरल फ्री। लेकिन उसके बाद यदि आपका ये होता है, ठीक है, तो उसके बाद यदि आपको कोलेटरल कुछ जमा करना पड़ता है तो उसको कोलेटरल कहते हैं, कोलेटरल जो आप जमा करते हो। तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है द फ्रेज नॉन डिट्रीमेंट फाइंडिंग इज रिलेटेड टू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नॉन डिट्रीमेंट फाउंड फाइंडिंग जो है ये साइट्स से रिलेटेड है, जो साइट्स आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन इसमें है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द केव पेंटिंग एट अजंता। तो अजंता में देखोगे कि बुद्धिस्ट आपके पेंटिंग है और एलोरा में तीनों का है, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और हिंदुइज्म का है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। सीन्स हैव नो डिवाइडिंग फ्रेम एंड ब्लेंड इनटू ईच अदर। अब ये देखो ये एनसीईआरटी का क्लास 11th का पढ़ोगे तब उसमें आपको ये मिलेगा। तो सीन्स हैव नो डिवाइडिंग फ्रेम एंड ब्लेंड इनटू ईच अदर, ये स्टेटमेंट सही है। सीन्स आर बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर इन नेचर। तो ये देखो हाउएवर ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, लेकिन कुछ जो है वो सेकुलर इमेज भी आपके बनाए गए हैं, सीन्स बनाए गए हैं, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ गंधारा आर्ट इज सीन। नो, गंधारा आर्ट इसमें सीन नहीं है। सीन्स मोस्टली डेपिक्ट टेल्स फ्रॉम जातक। यस, बुद्धिज्म का ये है। तो अब देखो इसमें लगेगा कि ये बुद्धिज्म का है तो इसमें आपको ये डाउट होगा, लेकिन कुछ सीन्स जो है वो हर धर्म में जैसे होता है कि वो लगेगा कि वो धर्म का है, लेकिन कुछ जो होते हैं ना कि सेकुलर होते हैं कि वो किसी में डिवाइड नहीं करता है कि ये पार्टिकुलर इस रिलीजन से बिलोंग करता है। तो सी इसमें गलत हो गया। तो 25 क्वेश्चंस हमारे हो गए। हमने आपको बोला कि अभी जो हम है अब ग्रामर का जो है हम मंडे से देंगे। अभी आपका टारगेट ये है कि ग्रामर का जो है रिवाइज करो। आप लोग में से मैंने बोला था कि स्कोर एटलीस्ट 3 डेज में जो भी आपने किया ग्रामर का स्कोर किसी ने नहीं बताया। आपसे रिक्वेस्ट है कि बता दो, उसमें जो भी है आप देखो, इम्प्रूव जितना हो सकता है फिर उसको करो। फिर देखना आप अपना चेक करना कि मंडे से जो फिर से मिलता है तो किस ढंग से होता है। तो इसमें रिपोर्ट लिख ये सॉरी ऐसे लिखना है, टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। ठीक है, पिलर्स इसमें हो जाएगा, ठीक है ना, पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो तकनीकी महत्वपूर्ण पिलरों में से एक है, यानी महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। देखो कहीं भी है कोई भी
यदि हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी से रिलेशंस रखते हैं, तो किस वजह से? कुछ चीजें हमारी जरूरतें हैं, इस वजह से। जस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि कोई कंट्री अपने आप में यदि सेल्फ सफिशिएंट होता, तो उसको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं होता। देखो, दूसरे से मतलब दो तरीके से रखा जाता है, एक तो हमें जरूरत हो, एक दूसरा है कि किसी पे अब कब्जा करना चाहते हैं। पहले क्या होता था कि कोई स्टेट जो है सेल्फ सफिशिएंट भी है, तो दूसरे पे अटैक करता था, उस पे अधिकार करता था अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए। लेकिन आज के डेट में भी अमेरिका मान के चलो ये करता था। अमेरिका अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी ईरान और अफगानिस्तान और वियतनाम पे ये कर रहा था, युद्ध किया उसके साथ। तो कोई भी उस सिचुएशन में भी कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज क्या होता है आज के इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो आपका जो जरूरत है वो किस ढंग से फुलफिल हो, ये महत्वपूर्ण होता है, ये एक महत्वपूर्ण पिलर है। तो टेक्नोलॉजी एक जो है महत्वपूर्ण पिलर है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का, हम इंडिया के केस में देखें तो कुछ ऐसे टाइम थे जब हमारे पास स्पेस वगैरह या बहुत सारी चीजें थी, तो वो नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था। देखो, एक तरफ रसिया हमारा ट्रू फ्रेंड था, लेकिन फिर भी जब हमें स्क्रैमजेट इंजन वगैरह, जो रैमजेट इंजन वगैरह बनाने थे, तो कावेरी इंजन था, वो नहीं दे रहा था। इवन इफ हमारी उससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, वो वेपन वेपन सब बेच रहा था। इनफैक्ट रसिया से हम अभी भी जो है वेपन आधे से अधिक रसिया से खरीदते हैं। धीरे धीरे हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, बट रसिया से हम वेपन बहुत अधिक खरीदते हैं। लेकिन उस टाइम में भी जब रसिया पर ऑलमोस्ट हम वेपन्स के लिए, वेपनरी सिस्टम के लिए हम ऑलमोस्ट उस पर डिपेंडेंट थे, फिर भी रसिया जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो टेक्नोलॉजी जो है एक महत्वपूर्ण पिलर है इंटरनेशनल रिलेशन में, और कहीं ना कहीं ये मायने रखता है। तो इस पर आप लिखो, जो सब्सक्राइबर हैं वो आप लिख करके सेंड करोगे, ठीक है? और जो भी है उनको फीडबैक ये प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, या टेलीग्राम नंबर पे। जिन्हें भी टेस्ट वगैरह देना है तो आप वो संपर्क कर सकते हो। जैसे जैसे टाइम आपका आता जा रहा है, आपको अधिक से अधिक फोकस करना चाहिए। ओके, थैंक यू।